तो फाजान रूल में हमने देखा कि कोई भी कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा या जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा, वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव आयन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी चीज को करने के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस देख रहे थे, जहां पर उन एप्लीकेशंस में हमने कुछ बातें देखी कि साहब यहाँ पर हमने जो बात की थी वो बात की थी मेटल ऑक्साइड्स की, कि जो ऑक्साइड्स हैं उनका आयनिक नेचर या एसिडिक बेसिक नेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से हम जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू अगर घटती बढ़ती है तो हम कैसे लेते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और एप्लीकेशंस भी हमने शायद देखी होंगी। हाँ, ये कि वो कॉम्प्लेक्स बनाता है या नहीं बनाता है, या उसकी टेंडेंसी क्या है, या सॉल्वेशन करता है नहीं करता है, आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरह के होते हैं। तो ये सारी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम अपनी लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ रहे थे। और जो हमने टॉपिक छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि जो हमारे पास मेटल के कार्बोनेट्स हैं, वो मेटल कार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, क्या वो भी हम इस पोलराइजेशन से, या जो हमारे पास में चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर आपके पास में है, तो क्या हम यहाँ ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मेटल कार्बोनेट कम स्टेबल होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल लिया, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमने लिए जो NH2 के हैं एक्चुअली। ठीक है। और वहां पर हमने बात की साहब बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट। और यहाँ पर इनका साइज बनाने की कोशिश की कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो हमने यहाँ पे बेरिलियम का साइज बनाया, यहाँ पे मैग्नीशियम का साइज बनाया, यहाँ कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का। तो ये साइज लगातार आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। और हमें पता है कि साइज जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और साइज अगर बड़ा होता है तो पोलराइजेशन कम होता है। तो आप देखो कि यहाँ पे पोलराइजेशन ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, मतलब ये कम पोलराइज होगा। कम पोलराइज होगा तो यहाँ पर मोर आयनिक करेक्टर्स होंगे, मोर आयोनिक करेक्टर्स होंगे। और यहाँ पर बेरिलियम में अगर हम देखते हैं तो साइज इसका क्या है, काफी छोटा है। और छोटा साइज इस कार्बोनेट के बड़े एनायन को क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये मोर कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का। ठीक है ना। तो एक चीज आपने ये भी पढ़ी है कि जो जितना ज्यादा कोवेलेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती। ठीक है ना। तो ये ज्यादा कोवेलेंट है तो हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे और ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे हीट बताया, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये मान लो, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, मैं मान रहा हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बेरिलियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और बेरिलियम ऑक्साइड बना लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं तो यहाँ साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो पोलराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। पोलराइजेशन कम हो गया तो आयनिक करेक्टर थोड़ा बढ़ गया, आयनिक करेक्टर बढ़ गया तो यहां पर मान लो कि करीब करीब 150 डिग्री पर ये डिकम्पोज होगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, यहां पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट पर आते हैं तो साइज और बढ़ गया, साइज और बढ़ गया तो और कम पोलराइजेशन हुआ, और कम पोलराइजेशन हुआ तो आयनिक करेक्टर और बढ़ गया। और हम यहां मानते हैं कि लेट से कि यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोज हुआ, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 100 डिग्री, 150 डिग्री, 400 डिग्री, ये सिर्फ अंदाजे से लिख रहा हूँ, सिंबॉलिक, ताकि आपको ये पता चले कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इनका जो डिकम्पोजिशन है वो ज्यादा टेम्परेचर देने पर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, कम होगा। और डिकम्पोजिशन कम होगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां कम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो गया बेरिलियम, तो इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है ना। बहुत कम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है अपने मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
फिर हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की, तो साइज और बढ़ गया तो आयनिक करेक्टर और बढ़ गया, आयनिक करेक्टर और बढ़ गया, तो लेट्स से कि यहाँ पर जो है करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम बेरिलियम कार्बोनेट पर पहुंचते हैं तो लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो करीब करीब 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री जब आप प्रोवाइड करोगे तब जाकर के ये बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर 1400 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर के ये ब्रेक होता है। मतलब कि ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इसको तोड़ने के लिए, ज्यादा स्टेबल। और यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर बेरिलियम ऑक्साइड को जो ब्रेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है अगर हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एक एप्लीकेशन ये भी है। और आप यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी को बता सकते हो कि जो आपके मेटेलिक कार्बोनेट्स हैं या मेटल कार्बोनेट्स हैं वो किस तरह से स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। तो अगर आपके पास में यहाँ पर फाई की वैल्यू है, पोलराइजेशन की वैल्यू है, तो उस पोलराइजेशन की वैल्यू से ही आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो कंपाउंड थर्मल स्टेबल है या वो थर्मल स्टेबल नहीं है। ओके, सो और भी अगर हम कुछ एप्लीकेशंस देखें तो एक एप्लीकेशन ये भी होती है कि जो एनहाइड्रस हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स आप समझते हो, जो एक्स, ये आपका फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, तो मेटल के हैलाइड्स आपने लिए हुए हैं, MX आप उसको बोल दो। मेटल और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो आप बोल दो। और एनहाइड्रस इसलिए लिया हुआ है, एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए हमने वो लिया क्या, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो। अब आप बोलोगे सर वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ना होने का मतलब, कभी कभी आप ऐसे पढ़ते हो जैसे ये कॉपर सल्फेट और यहाँ लिखा होता है .12H2 लिखा होता है, अभी एक सॉल्ट है, लेकिन ये 12H2O क्या है, मतलब जब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनेगा तो उस क्रिस्टल में जो बीच में खाली जगह होंगी, जहां पर भी छोटी भी खाली जगह मिल जाती है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाता है, अपनी जगह बना लेता है। तो एक वाटर, इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 12 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह पर क्या हो जाते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं या जगह बना लेते हैं, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम इस वाटर को हटा दें यहां से और सिर्फ क्या लें, तो इसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं निर्जलीय कॉपर सल्फेट, निर्जलीय जिसमें जल ना हो, है ना, एनहाइड्रस। और ये क्या है, ये जलीय है, इसमें जल है, क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो कॉपर सल्फेट तो रिएक्शन करेगा, साथ में वाटर भी है, वाटर भी रिएक्शन करेगा, है ना। तो हम नहीं चाहते कि वाटर की रिएक्शन हो, हम सिर्फ इसकी रिएक्शन चाहते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मेटल हैलाइड्स की, जो कैसे हैं, एनहाइड्रस नेचर के हैं या एनहाइड्रस हैं। तो ये जो एनहाइड्रस हैलाइड्स हैं, इनका नेचर क्या होता है, ये आयनिक नेचर के होंगे या ये कोवेलेंट नेचर के होंगे, वो अगर हम बात करें तो अगर इनमें फाई का वैल्यू क्या आए, अगर 2.2 से कम आता है तो ये जो हैलाइड होंगे ये कैसे होंगे, ये आयनिक नेचर के होंगे। और अगर ये आयनिक नेचर का हुआ तो ये अच्छे कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और अगर ये जो फाई का वैल्यू है, ये अगर फाई का वैल्यू अगर 2.2 से ज्यादा है तो ये जो कंपाउंड होंगे ये कैसे होंगे, ये कोवेलेंट नेचर के होंगे और ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये आप बता सकते हो जो मेटल हैलाइड्स हैं वो एनहाइड्रस मेटल हैलाइड्स का नेचर। इस तरह से एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हो, अगर ये फाई का वैल्यू
जो चार्ज डेंसिटी है, ये अगर आपको मालूम हो तो जो सॉल्ट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी का पता लगा सकते हो आप कि वो कितना सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्ट, कि कोई भी सॉल्ट वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो देखो, अगर पोलराइजेशन बढ़ता है, ये जो फाई का वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा है, तो हमें पता है कि उसमें क्या होगा, हम ये कहें कि फाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये अप एरो का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कोवेलेंट नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, अब कोवेलेंट नेचर अगर बढ़ गया तो आपको लगता है कि पानी में वो घुल जाएगा, क्योंकि वाटर जो है ये एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कहीं ना कहीं डेवलप हो गए हों, उन्हें हम पोलर बोलते हैं, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हो, तो ये पोलर सॉल्वेंट। और आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक आपने, जब आपने कभी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा तो ये एक लाइन आपने पढ़ी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि नॉन पोलर जो सॉल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा पोलर सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो जो जैसा होता है वो उसी तरीके के मटेरियल को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। तो अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। और यहां पर अगर ये कोवेलेंट नेचर बढ़ गया, और कोवेलेंट नेचर अगर यहां पर बढ़ जाता है, तो जो सॉल्ट है, अब सॉल्ट तो ऐसे होते हैं जो किससे बने होते हैं, सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है और यहां पर अगर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हुआ तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर फाई की वैल्यू ज्यादा आती है तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, और अगर फाई की वैल्यू कम होती है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे अगर फाई की वैल्यू कम होगी। और अगर फाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हो सॉल्ट्स की। अच्छा, एक और यहां पर है कि सब जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, इसको भी आप चार्ज डेंसिटी जो फाई का वैल्यू है, पोलराइजेशन है, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये जो पोलराइजेशन है वो अगर बढ़ता है, ठीक है ना, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पोलराइजेशन हमेशा क्या करता है, बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें ये जो नेचर है ये बढ़ जाएगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो कुछ बहुत सारी ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसी तरह से और एप्लीकेशंस अगर आप देखो तो आप बात कर सकते हो कि साहब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिए कुछ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब जैसे कि जैसे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड देता हूँ, एक HF, एक मैं आपको देता हूँ HCl, एक मैं देता हूं आपको HBr, और एक मैं देता हूं आपको HI। अगर हमने यहां पर कुछ हाइड्रोजन हैलाइड्स दे दिए, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा आयनिक है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप यहां पर देख लो, क्या देखोगे? देखो, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन का साइज आप जो है वो इतना सब में बराबर बना दो, है ना। साइज बना के बताओगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। अब फ्लोराइड जो होता है उसका साइज छोटा होता है, क्लोराइड जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, ब्रोमाइड सॉरी ब्रोमाइड जो है उसका साइज और बड़ा होता है, और जो आयोडाइड होता है उसका साइज और बड़ा होता है। अब आप जाहिर सी बात है कि यहां पर हाइड्रोजन तो बराबर साइज का है सब में,
इक्वल। लेकिन अगर निगेटिव आयन का साइज बड़ा होगा तो उसका ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। देखो कैटायन जो होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी हम देखते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर कि कितना पोलराइज कर सकता है, मतलब इस नेगेटिव के कितने चार्जेस को अपनी तरफ खींच सकता है। और जो एनायंस होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, उनकी हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितना पोलराइज कर सकते हैं या एक जगह इकट्ठा करवा सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी ये कितना इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस की तरफ भेज देगा, ठीक है। तो यहां HI में साइज बड़ा है तो ये ज्यादा पोलराइजेशन इसका हो जाएगा, या इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, तो ये यहां पर ज्यादा कोवेलेंट नेचर आएगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। और यहां आप देखो, यहां पर साइज लगभग बराबर के आसपास ही है, यहाँ पे पोलराइजेशन कम होगा, तो ये जो नेचर होगा ये कैसा होगा, ये इसका आयनिक नेचर होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हो। इस तरह से और क्या एग्जांपल ले सकते हो, इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन का ही आपने एग्जांपल लिया, आप यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड ले सकते हो, है ना, यहाँ पे आप लिथियम क्लोराइड ले सकते हो, यहाँ पे आप लिथियम ब्रोमाइड ले सकते हो, यहाँ पे आप लिथियम आयोडाइड ले सकते हो। सेम यहाँ पर ये क्या होंगे, ये ज्यादा आयनिक नेचर का होगा, और यहाँ ये क्या होगा, ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। देखो आयनिक होने के लिए जो साइज है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, लगभग बराबर साइज होना चाहिए, तो वो आयनिक होता है। और साइज में अगर अंतर हुआ, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो वो कैसा होगा, वो कोवेलेंट होगा। और साइज लगभग बराबर होता है तो वो कैसा होगा, वो आयनिक होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है तो यहाँ शेयरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर ये छोटे पार्टिकल्स हैं और यहाँ ये बड़ा पार्टिकल है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो इसका क्लाउड और इसका क्लाउड, दोनों के क्लाउड क्या होने लग जाएंगे, ओवरलैप करने लग जाएंगे, और ओवरलैप करने लग जाएंगे तो कोवेलेंट गुण आ जाएगा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है किसी एनायन की, वो उतना ही ज्यादा पोलराइज होता है और वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसी के बेस पर आप क्या कर सकते हो, इसी के बेस पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बता सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट्स बना सकते हो, क्योंकि जितना आयनिक होगा उतना ही उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, और जितना कोवेलेंट होगा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कम होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास में एक कंपाउंड है, वो है आपका एक मेटल सल्फाइड, और एक है आपके पास में मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का सल्फाइड है और ये मेटल का ऑक्साइड है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो ये है सोडियम सल्फाइड और ये है हमारे पास में सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा आयनिक है या कौन ज्यादा कोवेलेंट है, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो सोडियम जो है उसका साइज आप यहाँ पर एक सेम साइज के हैं दोनों यहाँ पे, है ना, सोडियम सोडियम एक जैसा, इसका साइज अगर हमने ये देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि साहब सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखो सल्फर जो है वो नीचे आता है, ऑक्सीजन जो है वो ऊपर आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जाहिर सी बात है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सल्फर का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और सल्फर का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो यहां पर आप क्या करो, एक बड़ा वो बना दो, और ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, तो यहां पर आप छोटा बनाओ। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि जहां पर साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो क्या होगा, वो कोवेलेंट, और जहां साइज में कम अंतर है वो सब्सटेंस कैसा होगा, आयनिक, है ना। तो ये साइज का जो मैटर है और जो चार्ज का मैटर है, क्योंकि यहां तो हमने सेम साइज लिया है, और अगर मैं आपसे यहां पर कहता कि सब जो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है और एक हमारे पास में सोडियम का सल्फाइड है, यहां पर कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, ये कैसे बताओगे। तो अब देखो यहाँ पे
कि जो सोडियम है उसका नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम जो है उसका नंबर होता है 12। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर सोडियम जो है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ सोडियम जो है वो Na+ फॉर्म में है और मैग्नीशियम जो है वो Mg2+ फॉर्म में। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल देंगे तो इसका साइज ज्यादा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये जो साइज है ये क्या होगा, इसका और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखो इसका साइज और इसका साइज, दोनों के साइज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर मैग्नीशियम का साइज छोटा है और जो सोडियम है उसका साइज बड़ा है। अब सल्फर, यहां पर बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन का साइज हम यहां पर ले लेते हैं, और सल्फर क्योंकि नीचे आता है तो उसका साइज क्या है, बड़ा। ठीक है ना। तो अब देखो, एक तो यहां पर कंपेयर हो और एक यहां पर कंपेयर हो, तो देखो जो साइज ज्यादा बड़ा रखेगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ये इधर भी सोडियम ले लें, इधर भी सोडियम ले लें और फिर सल्फाइड ऑक्साइड। हाँ, यहाँ अलग अलग भी वो पूछ सकता है कि मैग्नीशियम और यहाँ पर सोडियम। तो आप जहां पर भी देखो साइज में डिफरेंस देख लो, साइज में डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर साइज में डिफरेंस कम है। तो ज्यादा डिफरेंस मीन्स ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट, कम पोलराइजेशन मतलब आयनिक। ओके, तो इस तरह से आप यहां पर बता सकते हो। क्लियर। और क्या बता सकते हो, और भी कुछ अगर इसके एप्लीकेशंस अगर हम बात करें तो बस यही सारी एप्लीकेशंस है मेरे हिसाब से। और तो हाँ, एक एक एप्लीकेशन और बता देता हूं मैं आपको, याद आ गई इसी उसमें, कि मान लो यहां पर हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड, यहां पे हमारे पास में है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक हमारे पास में है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, और एक हमारे पास में है सिलिकॉन क्लोराइड। ये हमारे पास में कुछ सब्सटेंसेस हैं। अब यहां पर अगर हम आयनिक और कोवेलेंट नेचर को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखो इनका चार्ज क्या है। ये सोडियम प्लस फॉर्म में है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो 2+ फॉर्म में है, एल्यूमिनियम 3+ फॉर्म में है और सिलिकॉन 4+ फॉर्म में है। बाकी क्लोराइड सब में एक जैसा है, तो क्लोराइड का साइज चेंज नहीं होने वाला, सब जगह क्लोरीन 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 एक जैसे। तो जब ये चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो मेटल आयन है वो चेंज हो रहा है। अब यहां आप देखोगे कि चार्ज बढ़ रहा है, 1 2+, 3+, 4+। तो जहां पे 4+ चार्ज है वो इस क्लोराइड को ज्यादा पोलराइज करेगा, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्शन पावर रखेगा। तो क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा क्या होंगे, इस सिलिकॉन 4+ के पास में आएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और अगर ये ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, कोवेलेंट नेचर का है। और यहाँ पर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, वो आयोनिक नेचर का है। और आप जानते भी ये मोर आयनिक है सोडियम क्लोराइड, और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब आप पढ़ते हो तो वो कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ते हो, वो कोवेलेंट नेचर का। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि आयनिक, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट आता है तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप यहाँ पर सिलिकॉन का निकालोगे तो सिलिकॉन क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो करीब करीब आता है 60 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो आता है वो करीब करीब आता है 180 डिग्री सेल्सियस। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका आता है करीब करीब यहाँ पर 710 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप यहाँ पर भी बता सकते हो। देखो यहाँ पर आयनिक करेक्टर ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है। तो अगर आप इसको, अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी भी आप बता सकते हो कि अगर आप इसको डिसॉल्व करो NaCl को तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में, ये सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है ना, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो सिलिकॉन
डाइक्लोराइड सॉरी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोवेलेंट नेचर है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है या फिर आपका बेंजीन है ना, या फिर इस तरह के सॉल्वेंट कोई लेने पड़ेंगे जो पोलर सॉरी नॉन पोलर नेचर के। तो ये कोवेलेंट है तो कोवेलेंट वाले सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी भी आप इस तरह से यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो या बता सकते हो कि ये जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह की सॉल्युबिलिटी रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, आयनिक या कोवेलेंट नेचर जो है वो इनका क्या है, या एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पर फाजान रोल में देखी। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को जो फाजान रोल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाजान रोल क्या होता है, किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फाजान रोल जो कहता है पोलराइजेशन की बात। तो पोलराइजेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस पर हमने डिस्कशन किया, और इस फाजान रूल को यूज करते हुए हम किन किन चीजों के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के बाद उनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम यहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हमने कुछ जो बेसिक बॉन्ड्स थे, जैसे आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड्स हैं, मेटेलिक बॉन्ड है, इन सबको पढ़ा। कुछ दो बॉन्ड्स हम और पढ़ेंगे। तो उसमें एक तरह का बॉन्ड है, वो रेगुलर बॉन्ड नहीं है बट फिर भी हमें कई जगह देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कैसे होती है, कहां पर होती है, इस पर हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन को रखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे नाम से ही पता चलता है, इसको हम कई बार इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे भी लिख देते हैं इसको। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो होना जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो यहां पर हाइड्रोजन अगर ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले किसी एलिमेंट के साथ में क्या करें, अगर एक नॉर्मल बॉन्ड बनाए तो जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा मूव कर जाते हैं, जिसके वजह से उन पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो आ गया है, ये क्या करता है, ये जो दूसरे बगल के जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अपोजिट चार्ज वाले जो एंड हैं, सिरे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तब आप बोलोगे साहब समझ में नहीं आया, तो इसको हम समझते हैं। मान लो कि ये हाइड्रोजन है और मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ में अगर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, जैसे कि HF जो है ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये क्या है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये इन दोनों के बीच में है, हाइड्रोजन के बीच में और ये जो फ्लोरीन है इसके बीच में। अब होता क्या है, हमें पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज्यादा है, और मैंने कहा भी है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हो। और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर वो नाइट्रोजन हो सकता है। इनके अलावा और किसी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती, क्योंकि जैसे जैसे आप फिर नीचे जाओगे, क्योंकि ये तो आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, है ना। तो ये नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन आएगा, देन फ्लोरीन आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप थर्ड पीरियड में नीचे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो ये अगर, और हाइड्रोजन जो है वो हमारा लेफ्ट में, बिल्कुल पीरियडिक टेबल के लेफ्ट में, और यहां आप देखोगे तो ये क्या है, ये हमारे पास में बिल्कुल राइट में है, ये तीनों। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी कंपाउंड हम लेंगे, उस
की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो ये जो लोन पेयर है ये इसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा, और इस फ्लोरीन की तरफ जब ज्यादा हो जाएगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया तो अगर अब आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पहले तो ये क्या थे, बिल्कुल बीच में थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में थे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के। अब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज्यादा पास हैं, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर पार्शियल नेगेटिव और ऐसी सिचुएशन में इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो करेगा वो क्या करेगा, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसके अपोजिट चार्ज वाले सिरे को। तो ये जो हाइड्रोजन, ये दूसरा मॉलिक्यूल में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी जिस तरह से पहले मॉलिक्यूल में है। तो अब यहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप यहां पर देखोगे कि जो फ्लोरीन है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ये इस हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसके बीच में एक तरह का आकर्षण यहां पर हमें देखने को मिलेगा। और ये जो आकर्षण देखने को मिल रहा है, इसी आकर्षण को, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या है, पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज एंड्स, ये अपोजिटिवली चार्ज जो एंड्स हैं उनके बीच में होता है, और यही क्या कहलाता है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसके साथ में दिखाता है, तो मैंने आपको बताया फ्लोराइड के साथ दिखाएगा, ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा, नाइट्रोजन के साथ दिखाता है। तो ये एक 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। इनको याद करने का तरीका क्या है, फोन, PON, सॉरी FON, फोन, और फोन से हम क्या करते हैं, लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन इनके साथ में जुड़ा रहता है, इस फोन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है ना, तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस एलिमेंट के बीच में हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आप लिख दो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। ओके, सो इसी तरह से ये और दूसरा, और इनके बीच में भी इसी तरह का एक अट्रैक्शन फोर्स होगा इस तरह से। तो ये लगातार ये चेन क्या होती जाएगी, चलती जाए। अच्छा मैं यहां पर ये कई सारे वो दिखा रहा हूं, है ना, लेकिन जनरली इसको क्या करते हैं हम, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये ए डॉटेड लाइन। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दिखाया है, लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करना है तो डॉटेड लाइन से, इस तरह से एक डॉटेड लाइन आप शो कर दोगे इस तरह से, तो वो हो जाएगा। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करती है, बांधे रखती है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन थी वो मैंने पहली कंडीशन आपको बता दी कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ में ऐसा एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये छोटे साइज के हैं, क्योंकि अगर हम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो स्मॉलर साइज के नहीं रहेंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जो यहाँ पर ये बीच में लग रहा है, ये नहीं लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो साइज इनका छोटा होना चाहिए। ओके,
सो दूसरी कंडीशन आपकी ये है। तो ये दो कंडीशन को लेते हुए और आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पहली कंडीशन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो छोटा होना चाहिए। अब छोटे होने का मतलब अब इन तीनों में भी आप देख लो, ये जो हमारे पास में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो तीन हमारे पास में एलिमेंट हैं, इनमें सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है? अब सबसे ज्यादा छोटा साइज तो फ्लोरीन का है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। ऑक्सीजन उससे कम बनाएगा, नाइट्रोजन उससे कम बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, इस तरह से आता है। तो साइज लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसका साइज सबसे छोटा है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अच्छा इनकी स्ट्रेंथ आप ऐसे बता सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो जैसे ये हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ में हो या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फ्लोरीन के साथ में हो, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में हो, और अगर ये हाइड्रोजन